सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पहले जानेंगे कि टैक्सेशन कब से इंडिया में लागू हुआ है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। उसके बाद हम कुछ एक ज़रूरी टॉपिक्स जानेंगे कि जैसे सेस किसे कहते हैं, ड्यूटी किसे कहते हैं। इस तरीके के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो पर्सन्स की कैटेगरी डिफाइन की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार वो कितने टाइप्स के होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनकम का कंसेप्ट कैसे लागू होता है और हम ये देखेंगे कि हेड्स ऑफ इनकम मीन्स आप कौन कौन से तरीकों से इनकम कर रहे हो तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं बिना एक भी समय गंवाए हुए। सबसे पहले हम थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कि ये कब लागू हुआ, कब फिर इसमें चेंजेस आए, कब ये फाइनली पास्ड हुआ। वैसे तो आप जब रियल लाइफ में टैक्सेशन करने जाओगे तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि पहले ये बताओ कि मुझे सबसे पहले टैक्स कब लागू हुआ। लेकिन फिर भी आप एक टैक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना चाहिए कि कब टैक्स लागू हुआ। इसलिए आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे थोड़ी देर में कि कब कब अमेंडमेंट्स आए, कब कब चेंजेस आए। तो सबसे पहले इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन ने लागू किया था 1860 में। 1860 में पहली बार सर जेम्स विल्सन ने टैक्स अप्लाई किया। उसके 26 साल बाद 1886 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट बना इंडिया में। उसके कुछ सालों बाद यानी 1980 में फिर से एक बार इनकम टैक्स एक्ट बना और पीछे वाला जो 86 में बना था वो रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद 1922 में बना। फिर उसके बाद 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी और उसके कुछ दिनों बाद फिर 1961 में प्रपोज किया गया इनकम टैक्स एक्ट जो कि लागू हो गया 1962 से। तो ये है हिस्ट्री टैक्सेशन की कि कब कैसे कैसे टैक्सेशन लागू हुआ। ये तो आपके एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से है। रियल लाइफ में आपसे कोई आपका क्लाइंट ये नहीं पूछने आएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर पहले आप मुझे ये बताओ कि पहले टैक्सेशन कब लागू हुआ था। ये इसका कोई लेना देना नहीं है अकाउंटिंग फील्ड से, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना चाहिए कि पहली बार कौन लागू किया, कैसे कैसे कब कब चेंजेस आए और कब फाइनली प्रपोज्ड हुआ। तो सबसे पहले ये जान लो कि 1961 में लागू हुआ था, प्रपोज हुआ था और 1962 1 अप्रैल से ये एप्लीकेबल है। अब ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है तो ये सभी रूल्स की तरह ये भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल है। अब देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये सिर्फ 4 चीज़ों से मिलकर बना है इनकम टैक्स एक्ट। 4 चीज़ें क्या क्या हैं? पहली चीज़ है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इट्स सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, तीसरा है फाइनेंस एक्ट और चौथा है कोर्ट डिसीजंस। तो अगर इनकम टैक्स आप करने जा रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे पता होंगे? पहला तो आपको 1961 इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के क्या नोटिफिकेशंस, क्या सर्कुलर्स आ रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। तीसरा फाइनेंस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और चौथा कोर्ट के उन डिसीजंस को आपको पता होना चाहिए जो कि एक्सेप्शंस हैं इन लॉज के। तो आइए देखते हैं इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा डीप में कि एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनके सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस वगैरह ये सब क्या है। इंडिया में अगर आप कमाई करते हो तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार चलना ही होगा। उसमें ये बनाया गया था इसलिए ताकि आप कोई भी इनकम करो तो उसके लिए आप सरकार को टैक्स पे करो। ये हो गया आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। लागू कब हुआ था? 62 से। और इसका नाम क्या है? 1961।
क्योंकि 1961 में प्रपोज किया गया था। एप्लीकेबल कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, बाकी सभी रूल्स की तरह। अब देखते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। अब इनकम टैक्स एक्ट तो लागू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन अब समय समय पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। तो वो चेंजेस कौन करेगा? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग बॉडी बनाई जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो बॉडी है अकाउंटिंग बॉडी, ये समय समय पर सर्कुलर इशू करती है, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करती है कि भाई अब इतना % चेंजेस होना चाहिए, अब इस रूल को ऐसे चेंज किया गया है। तो अगर आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन से कोई आपका नाता नहीं है तो आप सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़कर आप किसी का करेक्ट टैक्सेशन नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि समय समय पर हर साल या फिर कुछ एक पीरियड पर ये CBDT एक सर्कुलर्स प्रोवाइड करती है, नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करती है, जिसके अनुसार आपको चेंजेस करना पड़ता है इनकम टैक्स रूल्स में। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंस एक्ट क्या है। फाइनेंस एक्ट हर साल लागू होता है। कौन बनाता है फाइनेंस एक्ट? फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। अभी 2019 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर अरुण जेटली। इसके पहले भी यही थे और उससे पहले पीरियड में मिस्टर P चिदम्बरम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी बीच में कुछ दिनों के लिए टेम्पररी चार्ज दिया गया था मिस्टर पीयूष गोयल को, लेकिन इन सब बातों से आपका बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सारे सवाल आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं, या फिर आपको टैक्सेशन करते वक्त भी ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। लेकिन बस आप एक स्टूडेंट हो तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे मिस्टर अरुण जेटली। ये एक बिल पास करेंगे, ये पार्लियामेंट में सब लोगों की सहमति लेंगे। सहमति लेने के बाद ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इस पे अपनी मुहर लगाएंगे तब जाके ये एक एक्ट में कन्वर्ट होगा, और उस एक्ट में क्या प्रिस्क्राइब रहेगा? उस एक्ट में ये लिखा रहेगा कि क्या चेंजेस करने हैं आपको, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करनी है इस साल के टैक्सेशन रूल्स में। तो फाइनेंस एक्ट हर साल प्रपोज किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कैसे प्रपोज? पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है फॉर्मेट कि नहीं भाई ये चेंजेस होने चाहिए, फिर उसके बाद लोकसभा में लोगों की सहमति ली जाती है और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि उसमें अपनी मोहर मारते हैं, तब जाकर वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये हो गया फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट का भी बहुत योगदान होता है, क्योंकि हर साल कुछ चेंजेस लाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर समय को देखते हुए कि इस समय कितने % टैक्स लेना चाहिए मुझे। जैसे आप देखा करो कि जब कोई भी बिल पास होता है तो लोग बोलते हैं कि टैक्स, अरे यार इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम बढ़ गए, इन चीज़ों के दाम बढ़ गए, इन चीज़ों के दाम घट गई। तो उन चीज़ों के एक्चुअल दाम नहीं घटे रहते हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया घटा रहता है। ठीक है, वो किस वजह से घटा रहता है? क्योंकि फाइनेंस एक्ट बताता है कि भाई इस साल वाले प्रोडक्ट्स पे अब से इतना % टैक्स पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फाइनेंस एक्ट। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने जो रूल प्रिस्क्राइब किए हैं उसको फॉलो करके भी कई लोग टैक्स की चोरी वगैरह करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कुछ एक डिसीजन लेता है कि हाँ भाई रूल तो ये था, लेकिन तुम इसको फॉलो कर रहे थे, फिर भी टैक्स तुम चोरी कर रहे थे, तो इसलिए आज से ये रूल तुमको फॉलो करना है। तो उस तरीके के बहुत सारे कोर्ट में केसेस गए हुए हैं अभी तक और जाते भी रहते हैं। तो उन कोर्ट के डिसीजन से कुछ एक पॉइंट्स बाहर निकल कर आता है कि ये रूल्स ऐसे तो फॉलो हो रहा था, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरीके से काम करके पैसे बचाता है, टैक्स चुराता है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके के कहते हैं कोर्ट के डिसीजन। तो आपको उन सारे डिसीजंस को भी मद्देनजर रखना होगा जब भी आप किसी का टैक्स करने जा रहे हो, उन सारी बातों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे चारों के चारों कंपोनेंट्स हैं इनकम टैक्स के। जब भी आपको इनकम टैक्स करना है तो आपको 4 बातों का बहुत ही माइनर से माइनर चीज़ों को इसमें आपको ध्यान देना है कि
इनकम टैक्स एक्ट रूल क्या कहता है, उस साल का फाइनेंस एक्ट क्या कहता है, CBDT ने क्या सर्कुलर्स या नोटिफिकेशंस इस इशू किए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कोर्ट के डिसीजंस क्या क्या हैं उस मैटर से रिलेटेड। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप देखते हो तो आप किसी का भी इनकम टैक्स बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हो। अब जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म, छोटे छोटे बट इम्पॉर्टेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो इम्पॉर्टेंट है और ये आप ज़रूर सुनोगे कभी भी। किसी के भी आप इनकम टैक्स शीट आप निकाल कर देख लो तो इन सारे वर्ड्स को आप देख पाओगे वहाँ पर। जैसे कि पहला वर्ड है सेस। सेस होता है, ड्यूटी होता है। तो देखते हैं पहले ड्यूटी क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ड्यूटी इज ऑल्सो अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रिटर्न। गवर्नमेंट कैन यूटिलाइज दिस टैक्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पब्लिक एज पर देयर चॉइस। एग्जाम्पल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। जब भी कोई माल कस्टम से होकर गुजरता है तो उसे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। एक्साइज से होकर गुजरता है तो उसे एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है और ये पहली बात रिफंडेबल नहीं है। जैसे कि आप GST में, उस तरीके से इसका कोई भी हिस्सा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये है ड्यूटी। सेस क्या है? Cess is also a compulsory payment to the government which is non-refundable but the amount should be used only for which this is collected। जैसे कि आप देखा करो कि एजुकेशन सेस इतना लगा है, बहुत तरीके के सेस लगते हैं, एग्रीकल्चर सेस या एजुकेशन सेस, इस तरीके के सेस जब लगते हैं ये वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है जिसका कोई भी पार्ट आपको वापस नहीं मिलेगा। प्लस ये चीज़ अगर उसने आपसे लिया है तो ये उसी चीज़ में यूटिलाइज होना चाहिए जिस चीज़ के लिए इन्होंने लिया है। जैसे एजुकेशन सेस लगा है तो ये सेस एजुकेशन में ही यूटिलाइज होना चाहिए। ड्यूटी में गवर्नमेंट जहाँ चाहे वहाँ यूटिलाइज कर सकती है वो पैसा, लेकिन अगर सेस में वो तुमसे ले रही है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर सेस ले रही है, तो वो पैसा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में ही उसको यूटिलाइज करना है। अब मुझे बताओ SSC कौन होता है? SSC वही जिस पे टैक्स तुम्हारा, जिसको टैक्स पे करना है, जिसने इनकम अर्न की है, जिसको टैक्स पे करना है, वही हो गया आपका SSC। असेसमेंट क्या हो गया? वही प्रोसीजर, मींस टैक्स कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसे ही कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो SSC कौन हुआ? जिसको टैक्स पे करना है। जब मैं वो प्रोसीजर जो प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा टैक्स पे करने वाला कि कितना रुपया मेरा कैलकुलेशन जब मैं करूँगा तो उसी को कहेंगे असेसमेंट। ठीक है, अब देखो जैसे 1 अप्रैल 2019 के बाद मैं इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसका मैं असेसमेंट करूँगा। ठीक है, दोनों भी फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि पहले आपको एकदम ये बात ध्यान में रखनी है कि जो साल चल रहा है वो साल फाइनेंशियल ईयर है, जिस साल आप पैसा कमा रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं 31 मार्च के बाद कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, 1 अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ मीन्स आने वाले अप्रैल में, तो फाइनेंशियल ईयर उस साल का उसी दिन से लागू होगा 31 मार्च तक के लिए। ठीक है, और 31 मार्च के बाद चालू होगा असेसमेंट ईयर, जब उसकी टैक्स कैलकुलेशन चालू होगी। जो बंदा अपना टैक्स पे करने जा रहा है वही हो गया SSC, और जिस प्रोसीजर के जरिए जो कैलकुलेशन हो रही है उसे ही कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में कैसे लिखते हो, आपकी लैंग्वेज कैसी है वो आप डिसाइड कर लो, कौन सा वर्ड आप चूज करते हो, किस तरीके से आप लिखते हो। लेकिन आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर मतलब वो साल जिस साल पैसा कमा रहे हैं, असेसमेंट ईयर उस साल जिस साल कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं SSC, जिस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं उसे कहेंगे आप असेसमेंट। ठीक है, अपना अगला टॉपिक है
टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स कितने टाइप का होता है? तो मैं आपको बताता हूँ, टैक्स सिर्फ 2 टाइप का होता है। आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 टाइप का याद करना होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब आप कुछ पैसा कमाएं, आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना है, ठीक है, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर आप कोई चीज़, गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हो जिसमें टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि मैं कहीं जॉब करता हूँ तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया, वो डायरेक्ट टैक्स है। मैं कोई बिजनेस करता हूँ, उसमें प्रॉफिट हो गया, वो भी डायरेक्ट टैक्स है। जैसे अभी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, 1 नेशन 1 टैक्स, ये उन्होंने लागू कर दिया। तो डायरेक्ट टैक्स मीन्स आप जो भी इनकम कर रहे हो, चाहे सैलरी से, चाहे बिजनेस से, चाहे आपने कोई घर दिया हुआ है भाड़े पर, या फिर कोई ज़मीन दी हुई है भाड़े पर, इस तरीके की जो भी इनकम है, ये हो गए तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जीएसटी, ठीक है। तो अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट आदमियों पे चार्ज होता है। जैसे कि मैं अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो मुझे 100 रुपये पर कितना टैक्स पे करना है, वो डायरेक्टली मुझ पर टैक्स मुझसे मांगा जाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर मुझसे मांगा जा रहा है तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मांगा जा रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट मांगा जाता है जीएसटी में। कैसे? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें आपको सर्विस टैक्स, उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, जो कि जब आप वही सामान दूसरे को बेचते हो तो फिर ये उसको पे करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि लायबिलिटी मेरी टैक्स पे करने की शिफ्ट हो जाती है उस पर्सन के ऊपर। अब लेकिन अगर मैं सैलरी कर रहा हूँ तो सैलरी वाले केस में मेरी सैलरी, मेरी इनकम जो है वो डायरेक्ट, मुझे टैक्स भी डायरेक्ट पे करना होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर अपनी कि टैक्स इवेजन इसमें होता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन में आप पैसे यानी टैक्स इवेजन कर सकते हो, लेकिन ये हमें करना नहीं चाहिए। टैक्स इवेजन कर सकते हो, लेकिन जीएसटी में आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन करना लगभग नामुमकिन है। और डायरेक्ट टैक्स सालाना बेसिस पर होता है। जैसे कि आप साल, आपका 31 मार्च खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको एक बार पूरे साल के लिए आपको एक बार खाली पे करना है टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपको मंथली वाइज पे करना है। जो जीएसटी है वो आपको मंथली आपको पे करना है। और आप देख सकते हो कि ये इन्फ्लेशन में मदद करता है, ये इन्फ्लेशन को घटाने में मदद करता है। क्या? डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? ये प्रमोट करता है तुम्हारा इन्फ्लेशन को। और आप देखो कि किस पे लेवीड है तो किस पे चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स, तो ये डायरेक्टली ऑन द पर्सन। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो गुड्स या सर्विसेज जो कंज्यूमर अवेल करते हैं उन पर चार्ज किया जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आप एकदम अपने एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से सोच के रखो कि किस तरीके से आपको लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उस हिसाब से मुझे कैसे कितना बड़ा लिखना है। 2 मार्क्स का आ रहा है तो 2 पॉइंट लिखना है, 10 मार्क्स का आ रहा है तो उसी में बढ़ा चढ़ा के जितना मन उतना लिख लो, लेकिन तब आप लिख सकते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं कि कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं टैक्स कैलकुलेशन के लिए। टैक्स कैलकुलेशन के लिए कितने टाइप के पर्सन होते हैं? तो भाई टैक्स कैलकुलेशन के लिए 7 टाइप के पर्सन होते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म, पांचवा आर्टिफिशियल पर्सन, चौथा छठवां लोकल अथॉरिटी, सातवां एसोसिएशंस ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये सारे 7 टाइप के हैं जिनसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब ये 7 लोग कौन कौन से हैं डिटेल में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना इंडिविजुअल।
All living persons made of blood and flesh are individuals. Example राम श्याम अली। तो कोई भी आदमी जिसके अंदर खून है, मांस है, तो उसको आप इंडिविजुअल कह सकते हो। जैसे राम श्याम का कोई इंसान अगर बहुत पतला है, उसके अंदर मांस नहीं दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मांस नहीं है। कोई भी इंसान मांस और खून से ही मिलकर बनता है, और उसी को डिफिनेशन दी गई है इंडिविजुअल्स की। अगला आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर कोई हिंदू फैमिली है, हिंदू कास्ट की कोई फैमिली है जो कि अनडिवाइडेड है, मीन्स अलगा बाटी नहीं हुई उन लोगों में, तो ये सारे के सारे लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो उसे आप HUF का नाम दे सकते हो। जो सबसे जिसकी सारी बात मानी जाती है, जो सबसे हाई पोस्ट पे रहेगा, मीन्स जो घर का सबसे बुजुर्ग आदमी रहेगा, जनरली वही होता है लीडर इस बिजनेस का, तो उसको कर्ता कहते हैं। तो अगर कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो अगर वो मिलके बिजनेस कर रही है तो उसको HUF का नाम दिया गया है टैक्सेशन के हिसाब से। तीसरा पॉइंट आता है कंपनी। कंपनी किसे कहते हैं हम? कोई भी कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में बनी गई है, या फिर किसी पहले कोई एक कंपनी लॉ था, उस लॉ के अनुसार पहले उसको बॉडी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, तो उसको आप कंपनी कह सकते हो। डिफिनेशन आप देख सकते हो कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और a voluntary association formed and organized to carry on a business। तो कोई भी कंपनी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाई गई है या पहले किसी लॉ के अंदर में बनाई गई है, तो उसको आप कंपनी कहोगे। ठीक है। अगला पॉइंट आता है BOI AOP। BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP means associations of person। These are the groups of persons carrying on some activity to earn profit। तो एसोसिएशन होता है पर्सन्स का, वो मिलके अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसे ही AOP या फिर BOI कहा जाता है। BOI और AOP का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, ये 12, 11 या 12 क्लास के हिसाब से बहुत छोटा है ये, इसलिए इसको डिटेल में आपकी बुक में नहीं बताया गया है। आप बीकॉम वाले वीडियो लेक्चर्स को आप देखोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि AOP या फिर BOI एक्चुअल में क्या होता है। अब आप देख सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म। जब दो लोग या दो से अधिक लोग मिलकर कोई काम करते हो तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म कहते हो। जैसे when 2 or more people agrees to carry out any specific business, then this is called as partnership, and the firm is called as partnership firm, and the people are called as partners। तो दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसको एक पार्टनरशिप कहते हैं। तुम दोनों को पार्टनर्स कहेंगे और जिस फर्म में तुम दोनों काम कर रहे हो उसको पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। अगला पॉइंट आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या है? जैसे आप देखोगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, इन तरीके की बहुत सारी बॉडी को गवर्नमेंट ने बनाया गया है लोकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। आपके लोकल में फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं, जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं लोकल अथॉरिटी। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड few local body to govern the difficult local issue of the society such as municipal corporation and पंचायत। तो ये हो गया लोकल अथॉरिटी। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लॉजेस। तो अगर कोई बंदा, कोई पर्सन, कोई आर्टिफिशियल पर्सन ऊपर की 6 कैटेगरी में नहीं आता है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगा। सिंपल डिफिनेशन है, कुछ आपको याद नहीं करना है, ये सारी चीजें बस आप समझ के रखो। अब देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ इनकम। इनकम का क्या कंसेप्ट है? गवर्नमेंट किन चीज़ों को किन चीज़ों को इनकम मानती है, किन चीज़ों को इनकम नहीं मानती है। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, पहला है कैश और काइंड।
तो अगर आपकी इनकम किसी भी कैश में हो रही है तो वो भी आपकी इनकम है। अगर आप कोई इनकम, आपकी इनकम लीगल हो रही है या किसी इल्लीगल काम की वजह से हो रही है, तो भी उस इनकम को आपको टैक्स कैलकुलेशन के लिए शो करना होगा, चाहे लीगल हो चाहे इल्लीगल हो, उसको आपको वो टैक्स के लिए लायबल है। टेम्पोररी, परमानेंट, अकाउंटिंग में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि ये टेम्पोररी इनकम है, ये परमानेंट इनकम है, ये टेम्पोररी इनकम है इसलिए मैं इसको टोटल इनकम से हटा देता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट इनकम हो, कोई भी इनकम हो, किसी तरीके की इनकम हो, टैक्स आपको पे करना है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, 50,000 रुपये तक का कोई भी आपको गिफ्ट मिलता है, तो आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपको टैक्स मिलता है किसी ईयर में, किसी एक साल में, तो आपको उस पर टैक्स पे करना ही होगा। अगला टॉपिक आता है रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। कोई भी कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट आपको होती है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, ये आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स किसी भी तरीके का आपको रिसिप्ट, आप किसी भी इनकम को आप रिसीव कर रहे हो तो उसको कैपिटल रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट आप अभी के लिए मान के चलो, और उस पर भी आपको टैक्स पे करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है, इस पे क्या टैक्स, ये तो मेरा टेम्पोररी इनकम है, इस पे क्या टैक्स, ये मेरा तो इलीगल है, इस पे क्या टैक्स, ये तो मुझे गिफ्ट मिला है, 50,000 से ऊपर है तो क्या होगा इस पे भी, लेकिन 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि अगर आप कोई भी कैश पाते हो या कुछ कैश पाने वाले हो, तो उस पाने वाले हो उस पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्रूअल बेसिस। तो आप अगर कोई पैसा पाने वाले, कोई इनकम आपकी होने वाली है, तो उस इनकम को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने टैक्सेशन अमाउंट में। अब देखते हैं हेड्स ऑफ इनकम क्या है, मीन्स कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से डायरेक्ट इनकम टैक्स आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे इस 5 हेड्स हैं, जैसे हेड्स ऑफ सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अब ये पांचों हेड्स क्या क्या हैं ये जरा हम जानते हैं। जैसे कि आप कहीं पे जॉब करते हो, आप सैलरी पाते हो तो फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में आएगा, उसकी कैलकुलेशन सैलरी के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई प्रोफेशन हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो तो आपका जो इनकम होगा वो आपको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको आपको कैलकुलेशन कैपिटल गेन के अनुसार को करना पड़ेगा। और अगर आपको इनकम अदर सोर्सेस, जैसे कि आपकी लॉटरी लगी, ये एक अदर सोर्सेस है, तो आपको उस अदर सोर्सेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 5 हेड्स हैं, मतलब आप कुछ भी करते हो, चाहे आप सैलरी पाते हो, नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे आप कैपिटल गेन करते हो, चाहे आप अपनी बिल्डिंग भाड़ा पे चढ़ा के उसका पैसा वसूल करते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो भी आपको टैक्स उस हिसाब से फिर पे करना पड़ेगा। अगर आपको लॉटरी भी लग जाती है तो भी आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 5 हैं मुट्ठी, कितने भी हेड्स ऑफ इनकम की बात है तो आप याद रखना कि ये अपना हाथ है, ये हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, 5 के पांचों हेड्स हैं। अब छोटे से एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो कि कैलकुलेट करने में
ये जैसे कि हम लोग पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना टैक्स पाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम को हम लोग उसमें से चैप्टर 6 का एक डिडक्शन होता है, जब उस डिडक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी आएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के बाद क्या करना है? टोटल इनकम के बाद हमें ये करना है कि जैसे मेरा टैक्स, जैसे मेरा टोटल इनकम होता है 50,09,077, 50,09,077 रुपये मेरा इनकम होता है, तो मुझे क्या करना होगा कि उसके नियरेस्ट जो 10 रहेगा, मुझे उसको 10, उसका 0 मीन्स मुझे राउंड ऑफ करना है, 0 करना है। जैसे मेरी इनकम 17 रुपये हुई तो मुझे 30 रुपये पे टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरी इनकम 997 रुपये हुई तो मुझे 1000 रुपये पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। एक कंसेप्ट और है कि जैसे मेरा टैक्स अमाउंट होता है, मुझे मान लो 97 रुपीज़ टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है। तो मुझे 97 नहीं पे करना है, मुझे पे करना होगा 100 रुपीज़, क्योंकि ये सेक्शन 288B में लिखा गया है कि आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स का अमाउंट आपको राउंड ऑफ में पे करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल में। ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे कि टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, द टोटल इनकम इज एक्सट्रैक्टेड एंड टैक्स इज कैलकुलेटेड इन टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो जो भी रेट रहेगा वो आपको टोटल इनकम पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 20% वाले स्लैब में आते हो तो आपको 20% आपकी टोटल इनकम पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप ग्रॉस पे करते हो तो आपका नुकसान है, तो इसलिए आपको टोटल इनकम पे आपको करना है। ठीक है। क्योंकि हमारे मिलेंगे डिडक्शंस, चैप्टर 6 में हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलेंगे, जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से डिडक्शन मिलेंगे, किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है। तो आप ये भी देख सकते हो कि राउंडिंग ऑफ द टोटल इनकम कैलकुलेटेड अंडर द इनकम टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल ऑफ 10, मीन्स 10 का जो भी मल्टीपल रहेगा। जैसे मेरी इनकम हो गई, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरी इनकम जैसे मान लो 9,99,998 है, तो मुझे उसको 10 लाख बना लेना होगा। ये हमारा 288A सेक्शन कहता है कि भाई 2-3 रुपये ऊपर नीचे कर लो और फिर टैक्स कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन 10 के मल्टीपल में रहेगी तो बहुत इजी रहेगी। और अगर आपको टैक्स सपोज मान लो 9,996 रुपये आपका टैक्स पे करना है आपको गवर्नमेंट को, तब उस सिचुएशन में आपको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप उस 99,996 को आपको 10 के मल्टीपल में बनाना होगा। चाहो तो आप 90 बना लो, चाहो तो 10,000 बना लो, फिर उसके बाद उसके उतना आप टैक्स पे कर दो। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे साथ आप पूरा अभी तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।